साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। दुनिया में एक बहुत बड़े होने वाले भविष्य के बदलाव की तरफ हो रही बैठक पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने एक ऐसे सेशन में एंट्री करने जा रहा हूं जिस सेशन के भविष्य के मायने बहुत सारे निकल सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अमेरिका के रक्षा मंत्री, जिन्हें पहले डिफेंस मिनिस्टर कहा जाता था, आजकल मिनिस्टर ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट का नाम बदलवा लिया। नाम है इनका पीटर हेगसेथ। पीटर हेगसेथ, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के नाम से जाने जाते थे, आजकल डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के मतलब सेक्रेटरी के नाम से या फिर मंत्री के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में सेक्रेटरी ही मंत्री होते हैं। इनके डिपार्टमेंट के द्वारा अमेरिका के तमाम जनरल्स की बैठक बुलाई गई है। अब ये बात कहेंगे कि सर, ये तो अधिकारी लोगों को बुलाया जा ही सकता है, क्या ये काम भी नहीं कर सकती कि सरकारें कर सकती हैं? जब अमेरिका के ही अखबार इस बात को कुछ इस तरह से लिख रहे हो कि हेगसेथ ऑर्डर रेयर अर्जेंट मीटिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ जनरल एंड एडमिरल्स, ये बात अपने आप में सोचने के लिए बहुत सारा इशारा कर देती है। वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर से दुनिया भर के अंदर, अखबारों के अंदर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि ये ऐसी मिस्टीरियस मीटिंग क्यों हो रही है, यानी कि अमेरिका ऐसी मीटिंग क्यों कर रहा है। आप पूछेंगे, अधिकारियों की मीटिंग में इतनी क्या दिक्कत है? बिल्कुल वैसे ही जैसे याद करिए कि रूस ने कुछ दिनों पहले बेलारूस के साथ मिलकर जापड़ नाम की एक एक्सरसाइज की थी, और उस जापर एक्सरसाइज को किया गया था बिल्कुल यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पर। उम्मीदें जताई गई थी कि रशिया ने अपनी ताकत 1 लाख से अधिक सैनिकों की इकट्ठा कर कर दुनिया को यह दिखा दिया कि हम पोलैंड पर हमला करने के लिए बाल्टिक देशों पर हमला करने की तैयारी में हैं। ऐसे समय पर जब अमेरिका इन बातों को पूरी तरह से जानता हो, कहता हो कि यूक्रेन का पूरा अधिकार है कि वो अपना क्षेत्र वापस ले सकता है, और उस समय पर हंड्रेड्स ऑफ जनरल्स को दुनिया भर से बुलाकर, आप में से कुछ लोग हो सकता है यह बात से आश्चर्य करें, दुनिया भर से बुलाकर मतलब क्या है? देखिए, आपको हो सकता है ये मुगालता हो कि आप स्वतंत्र देश में रहते हैं, अमेरिका को नहीं है। अमेरिका को लगता है कि हम सब उसके अधीन हैं। दुनिया भर में उसने अपने जनरल्स को छोड़ा हुआ है, पूरी दुनिया को उसने अपने हिसाब से बांटा हुआ है। आज भारत भी उसके इंडो पैसिफिक कमांड के अधीन आता है। उसकी सेना भारत पर इंटरफेरेंस रखती है। वो अपने हिसाब से भारत पर कभी भी अगर कोई कार्रवाई करना चाहे तो वो सोचता है कि मेरी सेना कहां से उड़कर जाएगी। उसने पूरी दुनिया को डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स में बांटा हुआ है, जहां पर प्रॉपर तरीके से मिलिट्री जनरल्स होते हैं, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के जनरल्स बैठते हैं, 4 स्टार जनरल्स बैठते हैं, फिर उनके साथ में उनके अधीनस्थ बैठते हैं। पूरी व्यवस्था दुनिया के लगभग 80 देशों में तो ये सीधे सीधे प्रेजेंट है, जहां से ये पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखते हैं। दुनिया में अमेरिका ऐसे ही अपना वर्चस्व नहीं रखता है। लेकिन आज जब इन सबको एक साथ बुलाने की बात हो रही हो, तो सवाल सीधा इस बात पर कि क्या दुनिया में कुछ बड़ा होने जा रहा है। ऐसे समय पर जब अमेरिका में अभी यूएन की बैठक संपन्न हुई हो और उसमें रशिया यूक्रेन की कोई बात भी ना हुई हो, ऐसे समय पर जब रशिया यूक्रेन के मामले में रूस आए दिन अपनी सीमाएं क्रॉस कर रहा हो, कभी वो पोलैंड में जाकर बम बरसा रहा है, तो कभी डेनमार्क के ऊपर उड़ा दे रहा है, कभी बाल्टिक कंट्रीज के ऊपर से हवाई जहाज निकाल दे रहा है, अलास्का तक, यानी अमेरिका का वो जिला, अमेरिका का वो राज्य जहां पर पुतिन और ट्रंप की कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई, वहां पर जब रूसी फाइटर जेट्स देखे जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा तो नहीं है जिस पर आप और हमारी नजर ना हो। भले आपकी और हमारी नजर ना हो, लेकिन दुनिया इन सब बातों पर नजर बनाए हुए है कि किसी ना किसी के साथ तो कुछ लफड़ा है जो कि ये बिना बताए कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि है केवल माहौल बनाने वाली बात है। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। G7 की मीटिंग छोड़ करके जब ये निकले थे, तब भी नहीं बताया था कि करने क्या जा रहे हैं, लेकिन बॉम्बर उड़ करके ईरान पर हमला कर दिए थे। और आसान करता हूं, इंडिया को जब ऑपरेशन सिंदूर करना था, भारत के प्रधानमंत्री सऊदी की यात्रा से लौटे थे, मीटिंग्स का दौर चला था, सेना के प्रमुख अधिकारी सभी लोग दिल्ली के अंदर जुटे थे, और कुछ दिनों बाद ऑपरेशन सिंदूर हो गया था। अक्सर जिन लोगों का काम ही युद्ध लड़ना हो, डिपार्टमेंट का नाम हो युद्ध का डिपार्टमेंट हो, और वो सब लोग बैठकर अगर मंत्रणा करने के लिए अर्जेंट बुलाए जाएं, तो चिंता तो होती है, और ये चिंता सबसे पहले बाजार को दिखती है। इसीलिए बाजार आज गिरा पड़ा है। आज के सेशन में जिक्र होगा, हालांकि केवल एक ही यही कारण नहीं होगा, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं बाजार के, लेकिन बाजार की गिरावट को अगर आप पढ़ना जानते हैं और उससे लाभ कमाना चाहते हैं, क्योंकि बाजार से लोग गिरते बाजार से भी और चढ़ते बाजार से भी पैसे कमाते हैं। आप बियर हैं या बुल हैं, आप किस तरफ बैठे हैं, आप स्टॉक्स में किस तरफ डील करना चाहते हैं, आप दोनों तरफ से लोग पैसे बनाते हैं। अगर
आप भी चाहते हैं कि स्टॉक आपके लिए कुछ फायदे का काम करे तो आपका स्वागत है। इन्वेस्टमेंट कर मतलब इन्वेस्टमेंट अगर आप नॉलेज के लिए करना चाहते हैं तो हमारा सेशन आपके लिए उपलब्ध है। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी सभी तरह की जानकारी एक ही क्लास में उपलब्ध है। पूरा हमने एक कोर्स बनाकर बातें बाजार की एप्लीकेशन पर डाला हुआ है, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप जाकर वहां से उसे देख सकते हैं। आइए साथियों, कहानी है अमेरिका में इकट्ठे हो रहे सैकड़ों की संख्या में यूएस जनरल्स की, लेकिन इसके बारे में कहा यही जा रहा है कि मीटिंग क्यों हो रही है ये नहीं पता है। कहां हो रही है तो ये क्वांटिको वर्जीनिया के अंदर बुलाई गई है, ऐसी जानकारी। नेक्स्ट ट्यूसडे के दिन ये मीटिंग होने वाली है। यूएस ऑफिशियल्स ने सीएनएन को यह जानकारी दी कि इसका रीजन क्लियर नहीं है कि ये मीटिंग क्यों हो रही है। दे हैव हर्ड थ्योरीज रेंजिंग फ्रॉम ग्रुप फिजिकल फिटनेस टेस्ट, कोई कह रहा है कि उनको ब्रीफिंग दी जाएगी डिफेंस डिपार्टमेंट की, कोई कह रहा है उनको मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स को नौकरी से निकाला जाना है इसलिए बुलाया जा रहा है। कुछ कह रहे हैं कि ये एक जनरल्स का स्क्विड गेम होगा जिसमें से कौन सा जनरल रहेगा कौन सा जाएगा ये नहीं पता चलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको एक ही जगह पर बुला करके कुछ नए हथियार दिखाए जाएंगे। तमाम प्रकार के कयास चलाए जा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अपनी तरफ से इस बात को रखा कि कहा कि साहब नेक्स्ट वीक ट्यूसडे के दिन सारे जनरल्स आ रहे हैं। ट्रंप से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा इसमें क्या दिक्कत है, क्या जनरल्स आ नहीं सकते, क्या इसमें गलत क्या है, आपको ये बड़ी बात लग क्यों रही है। इन्होंने ये कह के इस बात को बाईपास कर दिया कि इनका आना आप लोगों के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है। अगर दुनिया भर में हमारे बैठे हुए जनरल एक जगह एकत्रित हो रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। हमारे पास बहुत सी नई नई मशीनें हैं, हम वो दिखा देंगे। हमारे पास बहुत सारे वेपन्स हैं, हम अपने जनरल्स को वो बता देंगे। साथियों मैं आपको बता दूं इनके पास लिस्ट ऑफ जनरल्स है। मतलब आप देखें जैसे हमारे यहाँ पर आर्मी नेवी एयरफोर्स इनके जनरल होते हैं, ऐसे ही इनके यहाँ पर बहुत सारे जनरल्स तो हैं ही हैं इनकी सेनाओं के। फिर इनके साइबर का अलग जनरल होता है, स्पेस का अलग जनरल होता है, इनके यहाँ पर सेंट्रल कमांड का अलग, अफ्रीकी कमांड का अलग है ना, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का अलग, सेंट्रल सिक्योरिटी सर्विस का अलग, यूरोपियन कमांड का अलग, सुप्रीम अलाइड कमांड का अलग, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का, नदर्न कमांड का, नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस डिफेंस का, तमाम प्रकार के इनके पास कमांडर्स होते हैं। लगभग 44 जनरल होते हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है। 44 जनरल यानी 4 स्टार रैंक के अधिकारी अमेरिका में जनरल जिन्हें कहा जाता है वो प्रेजेंट हैं, क्योंकि उसने पूरी दुनिया पर राज जो करना है। मैंने आपसे पहले भी कहा उसने अपने सहूलियत के हिसाब से दुनिया को बांटा हुआ है। जैसे गल्फ वाला जो हिस्सा है वो इसकी सेंट्रल कमांड होल्ड करती है, इंडिया वाला हिस्सा इंडो पैसिफिक कमांड, अफ्रीका वाली अफ्रीकन कमांड, यूरोप वाली यूरोपियन कमांड, ऐसे ही सदर्न कमांड, ऐसे ही मतलब ये इन्होंने पूरी तरह से अपनी कमांड्स बनाई हुई हैं जिनका काम है पूरी दुनिया पर पूरी तरह से ताकत लगाकर हमला करने की तैयारी में रहना। जब भी कोई देश इनके खिलाफ कोई हरकत करे उसकी सूचना जुटाना। मतलब आप सोचिए कि 3 पेज पे तो इनका नाम ही नाम है, मतलब इतने सारे अधिकारी होते हैं। इनकी सेना का सिस्टम बिल्कुल अपनी तरह ही होता है, सबसे ऊपर 4 स्टार जनरल ही होते हैं। और जैसे भारत के अंदर तीनों सेनाओं के प्रमुख प्रेसिडेंट होते हैं, इनके यहाँ पर भी मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड प्रेसिडेंट ही होते हैं। इन तीनों सेनाओं के अलावा यहाँ पर कुछ यूनिफाइड कमांड्स भी होती हैं और साथ ही साथ में फिर ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर CDS होता है, ऐसे इनके यहाँ भी होता है जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है। डिफेंस में बहुत सारी एजेंसीज भी हैं इनके यहाँ पर, जैसे कि पॉलिसी से रिलेटेड, कंट्रोलर से रिलेटेड, पर्सनल से, मतलब ये तमाम प्रकार की एजेंसीज हैं जो कि सेक्रेटरीट की तरह काम करती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2025 तक अमेरिका के पास जनरल और एडमिरल लेवल की अगर बात की जाए तो अधिकारियों की संख्या 800 से अधिक है, जो पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं पोस्टेड हैं। 800 जनरल और एडमिरल लेवल के लोगों की संख्या अमेरिका में। ऐसे में इन सब का जो ये सब जनरल जिसे रिपोर्ट करते हैं वो व्यक्ति, वैसे करते तो प्रेसिडेंट को है, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए एक रक्षा मंत्री भी तो होगा। तो जो रक्षा मंत्री है यहां पर वो है पीटर हेगसेथ। इनका जब काम इनको मिला उसके बाद इन्होंने कहा कि सर हम लोग रक्षा नहीं करते, हम हमला करते हैं। हम अपने ऊपर आने वाली चीज से, रक्षा तो वो लोग करें जिन्हें डिफेंस की जरूरत है। आप सोचकर देखिए ना कि आपका क्या काम है, सब हम डिफेंस करते हैं। इसका मतलब कोई आप पर आकर हमला करेगा तो आप डिफेंस करेंगे ना, लेकिन अमेरिका डिफेंस थोड़ी करता है, डिफेंसिव थोड़ी रहता है, वो तो एग्रेसिव रहता है, वो तो कॉम्बैटिंग पोजीशन में रहता है, वो तो युद्ध करने जाता है। बोले हम डिफेंस नहीं, अटैक करते हैं। इसलिए इन्होंने अपने आते डिपार्टमेंट का नाम बदलवाया, लगवाया कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मत बोलिए सर मेरे डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बोलिए, क्योंकि अमेरिका वॉर में कूदता है। तो साहब अब कारण निकाले गए कि पीटर हेगसेथ जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बनाया, क्या कारण हो सकता है कि जनरल्स को इकट्ठा कर रहे हैं। तो पहले की कुछ
न्यूज से इस बात को रिलेट किया गया। मई 2025 के अंदर एक खबर निकल कर आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि टॉप लेवल पर 20% ऑफिसर्स की संख्या को कम कर दिया जाना चाहिए। उस समय ये न्यूज काफी ज्यादा निकली थी कि साहब ज्यादा सीनियर ऑफिशियल्स की जरूरत क्या है, वो सब केवल ऑफिसेज में बैठकर ब्यूरोक्रेसी में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ये वास्तविकता भी होती है। पुलिस के अंदर भी यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सीनियर लेवल पे पहुंच करके अधिकारी अपने ऑफिसेज में बैठे रहते हैं। काम जो करना है, सबसे ज्यादा जो काम करता है वो इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से नीचे के जो अधिकारी या फिर जो जवान है, वो काम फील्ड में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। पुलिस में सबसे ज्यादा जो उम्मीद की जाती है वो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों से की जाती है। उसके ऊपर तो सब कैबिन में शिफ्ट होते चले जाते हैं। फिर तो जब भी आप किसी भी अधिकारी को अपॉइंट करते हैं वो भी उन्हीं से ही काम करवाएगा। तो नीचे के लेवल पर ज्यादा सैनिकों की जरूरत होती है, अधिकारियों की जरूरत होती है। तो इनका बहुत ही स्पष्ट विजन था कि हम क्यों जबरदस्ती ऊपर कैबिन भर भर के लोगों को रखते जा रहे हैं, सेना को ज्यादा पावरफुल किए जाने की जरूरत है। इनका तो ये तक मानना था एक समय पर, जनवरी 2025 का इनका एक वीडियो वायरल है जिसमें ये कहते हैं कि हमने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था उस समय हमारे पास 7 जनरल थे मात्र, और हमने अब 44 ऐसे जनरल बिठा रखे हैं जो मतलब प्रॉपर 4 स्टार जनरल अमेरिका में बैठे हुए हैं। हम 7 जनरल से 4 स्टार जनरल से वर्ल्ड वॉर 2 जीत गए थे, और अमेरिका इटसेल्फ में इस समय 44 जनरल बैठे हुए हैं। पूरे दुनिया भर में तो उन्होंने अपनी तरफ से 800 के आसपास जनरल और एडमिरल बिठा रखे हैं। बोले अमेरिका इटसेल्फ में इस समय 44 बैठे हुए हैं, क्या जरूरत है इतने सारों को रखने की। ये इस मानसिकता के लोग हैं। ठीक है साहब। अच्छा, इसीलिए ये न्यूज मायने रखती है कि इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया गया है। क्या इनकी मास फायरिंग करने वाले हैं, पहले बुलाएं और फिर कहें कि चलो दौड़ के दिखाओ, कौन दौड़ेगा ज्यादा उसको नंबर मिलेंगे? नहीं, ये केवल ध्यान बटाने का प्रयास है जो किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है उनका कमांड रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये ऑफिशियल काम है, बैठे बैठे ऑफिस में भी किया जा सकता है, सबको बुला के करने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो दिमाग जो सबका दौड़ रहा है कि इसके बहाने ये कुछ हिडन प्लान तो नहीं कर रहे हैं। हिडन प्लान से मतलब, देखो अमेरिका बड़ा युद्ध अभ्यास नहीं करता, जैसे रूस ने करके दिखाया शक्ति प्रदर्शन, वो नहीं करता। अमेरिका ने अपने एडमिरल्स को बुला लिया। आपको याद होगा अभी थोड़े दिन पहले दो बहुत बड़ी परेड चर्चा में आई थी। एक तो थी अमेरिका की विक्ट्री, मतलब वो परेड थी जिसमें उनकी सेना अपना स्थापना दिवस मना रही थी, जब सैनिक बड़े ही लिथार्जिक तरीके से चलते फिरते जा रहे थे। और एक चाइना वालों की थी जिसमें भाई साहब दुनिया को इन्होंने माहौल बना के दिखा दिया कि बिल्कुल रोबोट जैसे हमारे सैनिक हैं। शक्ति प्रदर्शन दोनों तरफ से चल रहा था। दोनों तरफ के शक्ति प्रदर्शन में अमेरिका वालों का नजरिया सबको समझ में आ गया कि ये मशीनों से खेलने वाले लोग हैं, ये मशीनों से युद्ध जीतते हैं। ठीक है साहब। ऐसे में ट्रंप और चाइना के बीच युद्ध होने की फिलहाल संभावना इसलिए कम की जा रही है क्योंकि इनके बीच सब ठीक चल रहा है। चाइना मान गया टिकटॉक देने के लिए, आज की ताजा खबर है, वो टिकटॉक देने पर तैयार हो रहा है, ट्रंप उसके ऊपर साइन करने के लिए बैठे हुए हैं। तो चाइना के साथ तो अभी कुछ होने वाला नहीं है। इन जनरल्स को बुलाकर चाइना के खिलाफ कोई माहौल तैयार नहीं हो रहा। वेनेजुएला के साथ इस समय अमेरिका की थोड़ी बहुत बिगड़ी हुई है, लेकिन उसके लिए इतने सारे जनरल्स बुलाने की जरूरत नहीं है कि आओ और युद्ध करें। अमेरिका उसको किसी भी तरह से सेटल कर सकता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान जो कि ऑलरेडी सरेंडर है, उसके सामने कोई आवश्यकता नहीं है। इजराइल की अगर बात की जाए तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रंप बोल चुके हैं कि मैं इजराइल को वेस्ट बैंक को एनेक्स नहीं करने दूंगा। अभी कल ही इन्होंने बयान दिया है कि भाई मैं इजराइल से कहूंगा कि वो वेस्ट बैंक को एनेक्स ना करे। ये मुस्लिम और ये अरब वर्ल्ड के देश आए थे, मैंने उनको समझा दिया और इजराइल ये नहीं करेगा। इन्होंने ये वाली बात, इजराइल अमेरिका के लिए कोई थ्रेट नहीं है, उसका अपना ही माउथ पीस है। तो ये भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा है पुतिन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अब इस घटना को थोड़ा विस्तार से समझना। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को एक सेशन में बताया था कि पुतिन ने हाल ही में एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास किया था, और उस युद्ध अभ्यास के अंदर भारतीय सेना भी शामिल हुई थी, और ये बड़ा जापड़ नाम से एक्सरसाइज थी। और ये एक्सरसाइज जब यूक्रेन पर युद्ध हुआ था ना, उससे पहले आयोजित हुई थी, और उसके बाद अब आयोजित हुई। उसके बाद जब ये युद्ध अभ्यास चल रहा था, उसके बाद इन्होंने अपनी कुछ ड्रोन्स को पोलैंड में घुसाया। पोलैंड जो था ना, वो नाटो कंट्री है, और नाटो देश 32 देश हैं जो आर्टिकल 5 उनका एक आर्टिकल है, उसके अधीन ये कसम खा के बैठे कि हम में से किसी को भी अगर किसी ने छुआ तो हम सब मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे। उन सबके अब्बा का नाम अमेरिका है। तो बिना अमेरिका की परमिशन के नाटो कुछ करता नहीं है, नाटो को मिलकर के ही युद्ध करना होता है। पोलैंड पर लेकिन रूस ने अपने वो घुमा दिए, ड्रोन घुमा दिए, फाइटर जेट्स घुमा दिए। पोलैंड कुछ कर नहीं पाया, कुछ को मार गिराया, कुछ को नहीं मार पाया। यानी कि रूस ने यह जांच लिया कि नाटो नाम केवल ओढ़कर बैठे हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है। ऐसे ही इन्होंने रोमानिया के ऊपर से भी अपने ड्रोन उड़ा दिए। किसने? पुतिन ने। इसका मतलब रोमानिया भी नाटो कंट्री था, उसको भी जांच लिया इन्होंने। और तो और अभी डेनमार्क के अंदर कुछ हाइब्रिड अटैक नोटिस हुए हैं। अभी एक दिन पहले ही वहां पर भी ड्रोन्स उड़ते हुए देखे गए हैं। ऐसे में टेंशन ये बढ़ने लग गई कि क्या रशिया
इन सभी नाटो कंट्रीज का एरियल क्षेत्र इनकर्शन करके देख रहा है क्या, हाँ भाई तुम में कितना दम है। जैसे नहीं होता कि आपसे कहा जाए हाँ भाई साहब इतनी बड़ी छलांग लगानी है, तो आप कंकर डाल डाल के देख रहे हो पहले कि टप, हाँ भाई गिर गया, फिर पत्थर और फेंक के देखा, हाँ हाँ जा रहा है, फिर कोई बड़ा सा सामान डाल के देख लिया, हाँ भाई सही जा रहा है, चलो अब जंप कर सकते हैं। पुतिन कुछ वैसा तो नहीं कर रहे हैं कि पहले देखा हाँ भाई पोलैंड तुझमें डाल के देखा, दम नहीं है, मार सकते हैं तुझको, तो हम रोमानिया देख लिया, डेनमार्क देख लिया, यानी कि कहीं पुतिन कोई बड़ा हमला तो प्लान नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये अचानक यूक्रेन से ध्यान हटाकर के बाकी देशों पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में पुतिन नाटो को पोक कर रहे हैं, ये न्यूज अब चलना शुरू हो चुकी है, छेड़ रहे हैं, उंगली कर रहे हैं उसके कि ड्रोन डाला, जेट डाला, कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। अच्छा, एक चीज यहां पर और है, केवल इनको कर रहे होते तो ठीक है भाई साहब, अमेरिका का एक राज्य जिसका नाम अलास्का, जहां पर अभी पुतिन और ट्रंप मिले थे अभी थोड़े दिन पहले, उस अलास्का के आसपास के क्षेत्रों में इनके फाइटर जेट्स और ड्रोन उड़ते हुए जा रहे हैं। आप 27 अगस्त की कटिंग देखें, आप यहां पर न्यूज जो देख रहे हैं ये 12 अगस्त की है, फिर यहां पर 27 अगस्त की है, और ये 25 सितंबर की खबर है। और क्या है यहां पर, नोराड नाम का जो इनका वो है, मतलब उसने डिटेक्ट किया अमेरिका वालों ने कि रशियन एयरक्राफ्ट अलास्का के एयर डिफेंस क्षेत्र में, जैसे चीनी फाइटर जेट उड़ करके ताइवान के क्षेत्र में घुसकर जाते हैं, वैसे इनके फाइटर जेट अमेरिका के डिफेंस क्षेत्र में एंट्री मार करके चक्कर काट रहे हैं। ये पुतिन के द्वारा जो खेला खेला जा रहा है नाटो देशों को एक साथ सब जगह छेड़ने का, इससे सभी लोग चिंता में हैं। यूएस के फाइटर जेट्स ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि हमारे क्षेत्र में ये एंट्री कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे पुतिन और ट्रंप तो अभी सर अच्छी अच्छी दोस्ती में चल रहे थे, सब कुछ अच्छा ही था। नहीं, काफी दिन से एक अजीब सन्नाटा सा पसरा है। आपने देखा होगा जब से ट्रंप ने पुतिन को लास्ट टाइम बुलाया था, उसके बाद से ट्रंप और पुतिन के बीच की कोई वार्ता की खबर नहीं आई है। ना ही ट्रंप ये कहते दिख रहे हैं कि मैं रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा। ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में यूएस के द्वारा अपने जेट्स को डिप्लॉय किया जाना यह खबर बनती है। खबर बनती है इनके द्वारा अर्जेंट मीटिंग बुलवाना अपने जनरल्स की, कि ये अपनी मीटिंग बुलवा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि ये किसी और तरफ इशारा कर रहा है। देखिए कहानी क्या है। अभी यूएन के अंदर जब मीटिंग हुई थी ना, उस समय मार्को रूबियो से रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो लेवरोव हैं उनकी मीटिंग हुई थी। मैंने आपको ये न्यूज बताई थी, लेवरोव मुलाकात किए थे, लेकिन उस समय पर दोनों के बीच की मुलाकात पर कोई भी बाहर कमेंट नहीं आया था। पूछा गया था तो कहा गया था सब बढ़िया चल रहा है। ट्रंप ने लेकिन इसी बीच में यूक्रेन से एक लाइन बोल दी, और वो लाइन ये थी कि तुम चाहो तो अपना क्षेत्र वापस ले सकते हो, जो रूस तुम्हारा कब्जा करके बैठा है। ये न्यूज आप देख सकते हैं, कल की खबर है। ट्रंप ने कहा है, डीडब्ल्यू में छपी है, ट्रंप ने यूक्रेन से कहा है कि तुम अगर चाहो तो अपना क्षेत्र वापस ले सकते हो। एक बात बताओ, यूक्रेन में ताकत होती तो क्या वो अब तक ले नहीं लिया होता? अब तक वो बैठा क्यों था? अब तक बैठा इसलिए था क्योंकि रूस हावी था। लेकिन अभी यूक्रेन को कहा क्या गया है, तुम अपना क्षेत्र जाओ और वापस ले लो। बोले साहब हमारे पास तो क्षमता नहीं है। बोले हम खड़े हैं ना पीछे। बोले कैसे खड़े हो? तो अब दूसरी खबर है। बोले हम खड़े हैं ना पीछे। बोले कैसे खड़े हो? तो अब दूसरी खबर देखो। खबर यह है 24 सितंबर को ट्रंप कहते हैं कि मैंने देख लिया कि रूस के पास कोई ताकत नहीं है। अगर होती, जिस यूक्रेन को वो 5 दिन में हरा सकते थे, 3.5 साल से उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए, एक छोटा सा क्षेत्र लेकर बैठे हैं। बात तो सही है। जिस रूस के बारे में आपने और हमने भी सोचा था कि यूक्रेन को तो 7 दिन में ही समाप्त करके हट जाएंगे, 3.5 साल से उस यूक्रेन के साथ रूस अटका हुआ है। हालांकि वो बात दूसरी है कि यूक्रेन के पीछे नाटो खड़ा है, लेकिन फिर भी रशिया तो रशिया है ना, उसको तो साफ कर देना चाहिए था पूरा खेल। जबकि यूक्रेन ने हथियारों से अभी तक रशिया पर अटैक नहीं किया है, वो कभी कभार ड्रोन फेंकता है और उसकी मार खा जाता है। इसका मतलब रूस कागजी शेर है। यह बात ट्रंप ने बोल दिया और कहा कि इससे पता चलता है कि वो कागज के शेर हैं। एक पेपर टाइगर वाली जो इन्होंने उपमा दे डाली कि रशिया और कुछ नहीं, एक कागज का शेर है। ये जो कागज का शेर वाली उन्होंने उपमा दी, इससे एक लाइन और निकलती है, और वो ये कि यूक्रेन वुड बी एबल टू टेक बैक देयर कंट्री इन its original form, and who knows, maybe even go further than that. कुछ समझ पा रहे हैं आप? यूक्रेन अपना क्षेत्र वापस लेने में कामयाब होगा, और क्या पता उससे भी आगे निकल जाए। इसका अर्थ समझ रहे हैं? इसका अर्थ है कि ये अब यूक्रेन को परमिशन दे रहे हैं कि जाओ और मरो। किस चीज के लिए? आगे पढ़िए, इसमें बोलते हैं आई विश बोथ कंट्रीज वेल, वी विल कंटिन्यू टू सप्लाई वेपन्स टू नाटो फॉर नाटो टू डू व्हाट दे वांट विद देम।
खेला क्लियर कर दिया। हम नाटो को अपनी तरफ से वेपन देना जारी रखेंगे और नाटो उनका जो करे सो करे। इसका सीधा अर्थ था कि नाटो यूक्रेन को हथियार दे और यूक्रेन उन हथियारों से जाकर रशिया से लड़े, इसकी अब हम इजाजत देते हैं। समझे आप खेला क्या खेल गए ट्रंप। अब तक अमेरिका ने एक लाइन बोल रखी थी कि अगर किसी भी देश ने उसको यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दी तो मैं उस देश के ऊपर हमला कर दूंगा, मैं ये मानूंगा कि वो युद्ध में शामिल हो गया। इधर ट्रंप ने खेला क्या खेला, इन्होंने पहले नाटो को पार्टी बनाया। कैसे पार्टी बनाया, उकसा उकसा करके। रूस भी उकसा उकसा करके नाटो में ट्राई मार रहा था, सारे देशों में नाटो नाटो हो रहा था। और ऐसे में ट्रंप ने क्या कहा कि मैं नाटो देशों को वेपन दे रहा हूं, अर्थात अमेरिका सीधा नहीं लड़ रहा, नाटो यानी 32 देश एक साथ हैं, हम तो आओ युद्ध लड़ते हैं। ऐसे में ये बोल रहा है नाटो को मैं वेपन दे रहा हूं, नाटो देख लेगा जो करना है। मतलब खेला कहीं और चल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में यूक्रेन एग्रेसिव हो जाए और हो सकता है वो रूस को पलटाने के लिए, बाहर निकालने के लिए अमेरिकी और नाटो देशों की सहायता प्राप्त कर ले, और इसी की कवायद फिलहाल इस मीटिंग के अंदर चल रही हो। आप लोगों को क्या लगता है, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जानकारी से अगर सहमत